तो लेट्स लास्ट में मैं आपको याद दिलाऊं, लास्ट वाली बात जो थी ना, लास्ट वाली बात थी यूनिट सेल के बारे में। मैंने आपको बोला था क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक होता है रेगुलर एंड रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक बेटे, और जिस सबस्टेंस में भी रेगुलर एंड रिपीटेड पैटर्न हो ना अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, सडनली उसके लिए डिफाइन कर सकते हैं एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, स्मॉलेस्ट, जिसको अगर हम रिपीट करें अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या और, एंड वी विल बी एबल टू जनरेट द एंटायर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड। उस स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को आप क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। ठीक है में सडनली मैं आपको ऐसे बोलता हूं यूनिट सेल का जो कंपोजिशन होगा एंटायर क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी वही कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है? रेशियो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, रेशियो ऑफ द। इसलिए इंपॉर्टेंट सी बात है, कुछ अहम कैलकुलेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हम कर पाते हैं यूजिंग द यूनिट सेल डायमेंशंस। और जैसे डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड विल बी सिंपली इक्वल टू डेंसिटी ऑफ इट्स यूनिट सेल। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि डेंसिटी इज एन इंटेंसिव पैरामीटर। इंटेंसिव गोस इसने अमाउंट पे डिपेंड करन, इसने यथ कर पे डिपेंड करन कि तशो क्रिस्टलाइन सॉलिड 8 ग्राम निमुत कि तशो 7 ग्राम निमुत, यानी 1 ग्राम का भी वही डेंसिटी होगा और 1000 ग्राम का भी वही डेंसिटी होगा। इसलिए ये लाजमी बात है कि डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड विल बी सिंपली इक्वल टू डेंसिटी ऑफ इट्स यूनिट सेल। ये पढ़ा को इसके गुण में कि what will be the fraction of the volume occupied by the constituent particles, fraction of the शाबाश volume occupied by the constituent particles। नेचुरल सी बात है, जितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम constituent particles ने यूनिट सेल में किया होगा ऑक्यूपाई, क्योंकि वही चीज रिपीट होने जा रही है तो टोटल में भी वो फ्रैक्शन सेम बनेगा। इसलिए यूज पैकिंग फ्रैक्शन इज करो ना कैलकुलेट फ्रॉम यूनिट सेल, सो एज पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये तो पढ़ा को इसके कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी। इथे पढ़ा को करें में नियरेस्ट दोन एटम दरमियान डिस्टेंस या दोन आयन दरमियान तचवन इंटरआयनिक डिस्टेंस। इथे पढ़ अगर मैं सबस्टेंस एकी टाइप एटम ना बने बदन अस हेको दोन एटम दरमियान डिस्टेंस करितन और तम पे हेको डिफाइन करितन एक एटम रेडियस कैलकुलेट करितन। ठीक बेटे, तो पहला टॉपिक जो मैं समझाना जा रहा हूं ये जनरल, मैं पहले जनरल बात करूंगा पता हो युस्त सिलेबस, यानी अस कुम कैलकुलेशन हेको करित किम पे फ्रॉम यूनिट सेल डायमेंशन। इसलिए टॉपिक का ऊपर नाम रखेंगे बेटे calculations involving unit cell dimension। टॉपिक का नाम रखिए बेटे calculations involving unit cell dimensions। calculations involving unit cell dimensions। ठीक है बेटे, ध्यान देने वाली बात है। ओके ब्रो, calculations involving यूनिट सेल डायमेंशन। तो एक और मैं वार देने पर नहीं बेटे, लेट अस से नहीं बेटे, पहले जो हम कैलकुलेट करते हैं पॉइंट नंबर 1 वार से ध्यान, हम यूनिट सेल डायमेंशन से कर सकते हैं एटॉमिक रेडियस कैलकुलेशन, मगर एटॉमिक रेडियस का यहां में कोई जनरल फार्मूला नहीं बना सकता। दैट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ यूनिट सेल, तस्केच कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे अभी मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाऊंगा एनालिसिस ऑफ द क्यूबिक सिस्टम्स, तो वहां आप देखेंगे रेडियस ऑफ एटम प्रिमिटिव क्यूबिक में अलग बनेगा उसका फार्मूला और बॉडी सेंटर में अलग बनेगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। मगर एक बात तय है कि हम एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम यूनिट सेल डायमेंशन। यूनिट सेल डायमेंशन क्या बोलन, इसका एज लेंथ, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द वन एटम टू एज लेंथ से कैलकुलेट करते हैं। और एज लेंथ पर चून कैलकुलेट करने को एज लेंथ चून कैलकुलेट करने बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन चाक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यम सित एस हेकन कर लोकेट पोजीशन ऑफ एटम्स इन शाबाश सॉलिड और तमिच पिक्चर हेकन तुलिथन, फोटोग्राफ हेकन तुलिथन और पत हेकन सोध कर मेजर डिस्टेंस इन दरमियान क्या है। एक्सरे डिफ्रैक्शन से हेको मेजर कर एज लेंथ और इन एज लेंथ लेना पता ऐसे को एज लेंथ पर कैलकुलेट कर क्या एटॉमिक रेडियस क्या को खबर करे। तो पहला कैलकुलेशन जो हम यूनिट सेल डायमेंशन से कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 1 एटॉमिक रेडियस। सो हां गुण में पढ़ करो अलग अलग यूनिट सेल नंबर एटॉमिक रेडियस। मगर सडनली उसी गुण में ये वही सवाल आ चीज, सर क्या ये एटॉमिक रेडियस का कॉन्सेप्ट हर क्रिस्टलाइन सॉलिड में होगा? वही से गुण में एटॉमिक रेडियस कॉन्सेप्ट ऐसा प्रत्येक क्रिस्टलाइन सॉलिड में ना जेन्युइनली नो। जानते हैं क्यों बेटे? उसका रीजन ये है एटॉमिक रेडियस करो तथ क्रिस्टलाइन सॉलिड डिफाइन यमी गुड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऐसे एटम्स और एटम्स कौन कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दुंच आग गए जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, इतने बड़े गुण में मेटालिक सॉलिड्स क्या है जैसे सोडियम मेटल है, आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है, क्योंकि तमी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स इसलिए है को ह्यूमन केस में कैलकुलेट कर क्या एटॉमिक रेडियस। समझिए बेटे। दूसरा पैरामीटर जो है बेटे, जैसे हमारे पास गौरवार्थ हम कर सकते हैं इंटर आयनिक डिस्टेंस। इंटर आयनिक डिस्टेंस वन दो नियरेस्ट नेबर आयनिज्म आयनिक सॉलिड्स में ऐसे ना तुम दरमियान क्या है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तच वन गुण में क्या इंटर आयनिक डिस्टेंस को दो पैरामीटर है को कैलकुलेट क्या
इंटर आयनिक डिस्टेंस। मगर सर्टनली मुझे बताइए कि इंटर आयनिक डिस्टेंस जो है ना ये कौन मजा है कॉन्सेप्ट आयनिक सॉल्ट नहीं ना में इंटर आयनिक जो डिस्टेंस होगा इसका कॉन्सेप्ट होगा आयनिक सॉल्ट्स में इंटर आयनिक डिस्टेंस। नंबर थर्ड जो है बेटे जो जनरल है यम सात यथ लेवल पे एटॉमिक सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री डिस्कस गसन अत मज प्रत कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हम ट्रीट कर लाइक ए स्फीयर। हालांकि क्या जैसे मैं आपको बोलता हूँ मैं तो अस सॉलिड स्टेटस मज मीथेन रूम टेम्परेचर पे गैस है कि नहीं बेटे मगर हेको लिक्विफाई तो हेको सॉलिडिफाई तो कर पता कि मीथेन मॉलिक्यूल असली टेट्राहेड्रल मगर वाइल डिस्कसिंग द पैकिंग ऑफ सॉलिड्स while discussing the packing of मीथेन मॉलिक्यूल ट्रीट करने क्या जस्ट लाइक ए स्फीयर। अब बोलेंगे सर उस स्फीयर की बाउंड्री क्या होगी उस स्फीयर की बाउंड्री होगी सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल से अप टू द पेरिफेरी ऑफ द एटम्स ये मत तो दा ये स्फीयर त्राउन और ये मान कंबाइंड क्या स्फीयर। मैं आपको ये वसूख से बोल रहा हूं कि युस तो यथ लेवल पे एंट्रेंस लेवल में या बोर्डस लेवल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल चाहे सो आयन चाहे सो कह मॉलिक्यूल या कह सो एटम यथ सब्जेक्ट्स में अप्रोक्सिमेशन करमत कि यह मोनमुत क्या स्फीयर क्लियर चाहे सो मॉलिक्यूल चाहे सो एटम चाहे सो यह गोड़े थोन जेन ठीक बेटे। इसलिए यहां एक टर्म हम डिफाइन करने जा रहे हैं उसको हम बोलने जा रहे हैं बेटे पैकिंग फ्रैक्शन। क्या बोलने जा रहे हैं बेटे पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग फ्रैक्शन बता गोड डिफाइन कर पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो गुड में पैकिंग फ्रैक्शन अगर वो ना वर्ड में पैकिंग फ्रैक्शन जो बेसिकली रेशो ऑफ द वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से डिवाइड बाय शाबाश डिवाइड बाय है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल या अगर हम इसको लूज वर्ड्स में बोले आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ है किन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इश्कुल में। अब ध्यान देने वाली बात है इसलिए मैं आपको याद दिलाऊं कि मैंने आपको एक टर्म बताया था उसको मैंने बोला था इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल तच वन गुण में z इफेक्टिव क्या यानी एक ही यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ध्यान दे बेटे अगर मैं बोलूं यहां ध्यान देने वाली बात अगर मैं यहां लिखूं एक इस यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको मैं यहां इन जनरल रिप्रेजेंट करूं z इफेक्टिव क्या रिप्रेजेंट करूं क्योंकि इस सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ध्यान देने वाली बात है हर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को आप ट्रीट करते हैं लाइक ए स्फीयर इसलिए z इफेक्टिव हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल और उनका इंडिविजुअल वॉल्यूम पार्टिकल का वो माना जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब ये टोटल वॉल्यूम जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का होगा किसमें यूनिट सेल में और डिवाइड बाय करूंगा बेटे क्या डिवाइड बाय करूंगा शाबाश वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल फिर बात में गुड आपके यहां पूरी बात सुनो हाँ असल इन जनरल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मगर अगर तुम वो सिलेबस अत वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अतन बन हमेशा तुम ए क्यूब क्या सह रीजन ये तुम सिर्फ सिलेबस क्यूबिक यूनिट सेल्स क्या बीच एक एनसीईआरटी मज हेक्सागोनल क्लोज एंड एचसीपी यूनिट सेल टोटल सारे क्यूबिक यूनिट सेल्स बीच नचन दुनिया में ये यूनिट सेल क्या नचन सारे यूनिट सेल क्यूबिक क्या वो मैंने आपको जनरल जब मैंने आपको पढ़ाया ना क्रिस्टल सिस्टम आप देखें जो मैंने लेक्चर डाला है उस पर यूट्यूब पर वहां देखें आपको पता चलेगा यूनिट सेल क्या अलग अलग टाइप मगर अन कुम सिलेबस क्यूबिक यूनिट सेल इसलिए इन जनरल से डिवाइड वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। हाँ बाद में अगर ये क्यूब है हम जानते हैं क्यूब का वॉल्यूम होगा ए क्यूब क्लियर है नहीं बेटे मगर मैं अगेन ये बोल रहा हूँ ध्यान देने वाली बात है देखिए भाई ये फार्मूला कार्च वैलिड ये फार्मूला तथ खतर वैलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे एटम्स या हाँ थोड़ी बात में ये जो मैं यहां लिख रहा हूं ध्यान देने वाली बात है ये फॉर्मूला वैलिड है वैलिड फॉर सॉलिड्स सही वर्ड है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वैलिड फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ठीक है whose constituent particles are साथ साथ लिखिए बेटे whose constituent particles are atoms or molecules ठीक है बोला ध्यान देने वाली बात है ठीक बेटे। आप बोलेंगे सर क्यों देखिए बेटे क्योंकि ये साथ में पढ़कर लिखना z इफेक्टिव इनटू 4/3 पाई आर क्यूब मैं मोना प्रथ पार्टिकल हुई कि नहीं हुई मोने में मतलब एक पार्टिकल्स क्या मोनते वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब यह गुण में तेल पॉसिबल ये चून क्रिस्टलाइन सॉलिड या हिवनी एटमन बनोमुत या बनोमुत हिवनी मॉलिक्यूलन मगर आयनिक सॉलिड ना आयनिक सॉलिड में सारी पार्टिकल हिवी तथ मज कैटाइन ब्या एनाइन तल कैटाइनस एनाइनस रेट्स बराबर इसलिए हम तदनी फार्मूला यूज कर गो यह कत करो यूज यह करो तम सात यूज यम सात या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंटायरली एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंटायरली हो क्लियर यह फार्मूला ये लिखने गुरु में वार्त ध्यान यह फार्मूला ये लिखने थोड़ी बात
व्हाट इज Z इफेक्टिव बाय द वे? नंबर ऑफ कॉर्नरस्टोन पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। यूट्यूब पर जाइए बेटे, मैंने वहां ये लेक्चर डिलीवर किया है, वहां मैंने सिखाया ये Z इफेक्ट का मतलब क्या है, ठीक है। लेकिन यहां मैं वर्ड्स में बता रहा हूं, Z इफेक्ट मैंने शॉर्ट सिंबल यूज किया, नंबर ऑफ कॉर्नरस्टोन पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। अगर ऐसा करंट पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट वन आयनिक सॉल्ट्स वुस तथ खतर क्या बन में तथ खतर बनी फार्मूला अस वुचो गोड एकस यूनिट सेल्स में क्या Z इफेक्टिव, मगर Z इफेक्टिव किसका? कैटाइन का। Z इफेक्टिव किसका? इसलिए मैं लिखूंगा यहां Z इफेक्टिव मगर कैटाइन का, और यहां मैं लिखूं C, और उसके बाद लिखूं कैटाइन को ट्रीट करूं लाइक स्फीयर, ये हुआ 4/3 पाई r क्यूब, है ना। ये प्लस उसी यूनिट सेल में एनाइन भी होंगे ना, प्लस होगा Z इफेक्टिव किसका? एनाइन का, एनाइन, और इसके बाद होगा उसका वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई r, शाबाश। यहां मैं लिखूंगा RC, RC स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ द कैटाइन, और यहां लिखूंगा रेडियस ऑफ शाबाश एनाइन, इसका आएगा बेटे क्यूब, और असर से डिवाइड करूं मैं क्या ये क्या चीज, ये शुड टोटल वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड करूं कैटाइन ऑफ द एनाइन डिवाइड बाय दिस वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ठीक है करा थे से बात गुड डेविड। ये मैं पहले कुछ जनरल बातें आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट देख लो बेटी। देखो यहां और एक टर्म हम डिफाइन करने जा रहे हैं, उसको हम बोलेंगे बेटे पैकिंग एफिशिएंसी। क्या बोलो गोरा थे बात। फोर्थ जो हम यहां से कैलकुलेट करने जा रहे हैं दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी गुरु में सिंपली डिफिनेशन पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100। व्हाट द डिफरेंस ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी? पैकिंग फ्रैक्शन, हाँ पैकिंग फ्रैक्शन करो ये फॉर्मुलास देन अलग अलग टाइप ऑफ सॉल्डर, ठीक है, और आप पैकिंग फ्रैक्शन करो मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100, दैट इज कॉल्ड पैकिंग। सिंपल है। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा में? पैकिंग एफिशिएंसी को सिंपली इक्वल पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है कुबर? ओके बेटी, नेक्स्ट जो हम कर सकते हैं यहां, ठीक है, फिफ्थ इंपॉर्टेंट जो हम इससे यूनिट सेल से निकाल सकते हैं वो मैं अभी बात किया, दैट इज डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। डेंसिटी ऑफ द, पहले मैं अभी बता रहा हूं, पहली बात जो हम नोट करेंगे पॉइंट नंबर 1, डेंसिटी चा इंटेंसिव प्रॉपर्टी किन एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी चा मतलब क्या? जो अमाउंट पर डिपेंड। मैं मिसाल समझाता हूं, अगर मैं दिमो वाटर दिमो बता 10 ml या वाटर के में आपको दूं 100 ml, क्या दोनों का डेंसिटी का वैल्यू सेम आएगा? क्या अलग? सेम आएगा ना, एट द सेम टेंपरेचर। तो मैं दोबारा वही बात करने जा रहा हूं, क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है तब मुझे रिपीट गसन कुम यूनिट सेल है, इसलिए जो यूनिट सेल का डेंसिटी होगा वही होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का। फिर मैं ऐसी बात करूं, पहली बार लिखूंगा डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तेमसे जो गसन फॉलो डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ इट इज यूनिट सेल। तो क्लियर है? देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए पॉइंट नंबर 1 पहले, डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। 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 ठीक है में नेक्स्ट लाइन पे जोड़ी बैठी उसी के नीचे नेक्स्ट स्टेटमेंट, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, density of the crystalline solid is equal to the density of the crystalline solid is equal to the density of its unit cell is equal to the density of its unit cell। ठीक है गुरमन, ध्यान देना बेटी। हो गबरा मगर ची भाई सही स्टेटमेंट एम को ज्यादा करेक्ट ची पाई क्या छु? एम को ज्यादा करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए, डेंसिटी ऑफ द आइडियल क्रिस्टलाइन सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द शाबाश यूनिट सेल। आप बोलेंगे सर आपने आइडियल जोड़ के इसमें क्या कमाल किया? मैं बताऊं क्या कमाल किया। असली मंच यम दुनिया में यम तैस सॉलिड ना यमन मंच मौजूद आसन डिफेक्ट्स। डिफेक्ट मान लो यमन आसन एट सम पोजीशंस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? एब्सेंट है ना बेटी। ये जो अभी आप बोल रहे हैं ना कि डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज डेंसिटी ऑफ इट्स व्हाट? यूनिट सेल। ये छ तेल सही यम साथन इस मानो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड छ आइडियल अथवा छ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पन्ने पोजीशन पर एब्सेंट। ओ समझ रहा है नहीं समझ रहा है? तो सही स्टेटमेंट इज इनको ज्यादा कर रही है ऐसे नो कि डेंसिटी ऑफ द आइडियल क्रिस्टलाइन सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ इट्स यूनिट सेल। इज क्लियर? नहीं बेटी, अब अगर मैं डेंसिटी के लिए फार्मूला लिखूं बेटी, ध्यान देना बेटी, तो ना गुरु मैं डेंसिटी के लिए मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूं। हां
आप ध्यान पूरी बात सुनना बेटे, बाद में यूनिट मेंशन करेंगे कि बेटे, मगर पहले मुझे बताओ डेंसिटी का डिफरेंस क्या है? मास बाय वॉल्यूम, मास बाय और ईचा। तो डेंसिटी का जो डिफरेंस है बेटे ये बनेगा बेटे, ये हम जानते हैं डेंसिटी बाय डिफिनेशन मास बाय वॉल्यूम, ईचा मास बाय वॉल्यूम डिफिनेशन। चलो अगर मैं ये डेंसिटी का दोहरा रही, ये डेंसिटी सिंपली वॉल्यूम। हम पहले देखेंगे एक यूनिट सेल में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, और साथ में ये भी देखेंगे वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नेचर क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का नेचर क्या है। अगर ये ऐसे ऐसे एटॉमिक सॉलिड यानी इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऐसे क्या एटम्स, तेल लिखो ऐसे मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वार्ड एग्जांपल में इस विषय को एक यूनिट सेल में कस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तक क्या चीज बनन z इफेक्टिव पत लिखो मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अगर इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल छ एटम, एटम में किस मास के बनते एटॉमिक मास गो तेल में फार्मूला z इफेक्टिव इनटू शाबाश मास ऑफ एटम, मास ऑफ मगर एटॉमिक मास शुद्ध एटॉमिक मास इज ए प्योर नंबर, एटॉमिक मास है व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 क्या 12 ना गलत, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 ये गलती ये बोल वापस बार कोई मुझे कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं तो पूरी बात सुनो। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? हाँ 12 के साथ अगर कुछ जोड़ेंगे तो गलत हो गया, 12 बस नंबर। दोबारा बोलो व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? अब दोबारा सुनना व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन? 12 AMU बुझवार क्या अच्छा फर्क में मुश्किल। एटॉमिक मास की डेफिनेशन mass of one atom of an element divided by 1/12 of mass of one atom of C12. Use A should A atomic mass is the periodic motion लिखी, that is a pure number, it has got no units, it's the ratio of 2, it's the ratio of A is definition mass of an atom of an element divided by 1/12 of mass of one atom of C12. हर तिच मास बनतिच मास आई थिंक नियर इज A, ये should ratio अथा से का यूनिट। लेकिन अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट नेम में बराबर A एटॉमिक मास इनटू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 बन क्या AMU गो मास ऑफ वन एटम बराबर क्या AU, लेकिन एटॉमिक मास इज A। मैं दोबारा बोलता हूं व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन 14. What is the mass of sorry what is the atomic mass of nitrogen 14. What is the mass of one atom of nitrogen 14 AMU। बहुत सी बात है 14 AMU, ठीक है बेटे ओके। अब AMU का जो वैल्यू है ना नहीं बेटे, अगर मुझे मैं आपको ऐसे बोलूं AMU का जो वैल्यू है दैट इज 1.66056 into 10⁻24 ग्राम्स, ठीक है में, या AMU का वैल्यू केजी में है 1.66056 into 10⁻27 kg। तो ये आपको आप तक है कि आप बाद में डेंसिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं शाबाश ग्राम पर ml या केजी पर मीटर क्यूब, ये आप तक है आपकी बात है। लेकिन पहली बात सुनो बेटे, बोले का इतना z इफेक्टिव इनटू करो एटॉमिक मास, मगर एटॉमिक मास का यूनिट प्योर नंबर क्वेश्चन सिंपली मास, बल्कि चुमे आई थिंक z इफेक्टिव इनटू मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम छि A into U क्या करो किन A छु किन A into U छु A into। अब देखो इसमें मैं A को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं U का वैल्यू, और U का वैल्यू कितना है 1.66056 into 10⁻24 क्या ग्राम, ग्राम ये समझना लाजमी है ग्राम। हाँ अगर केजी में लिखता तो 1.66056 into 10⁻⁻, फिर तो बाद में ते मैं ऐसे बोलते मान लो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मान लो ते मैं ऐसे बोलते कैलकुलेटर से डेंसिटी ऑफ आयरन, आयरन शुगर में आसन और तल करने की एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56, मगर इन साथ तो ये जैसे सब चुन करो ना गोड़ विषय तमिस की साइज यूनिट सेल तक बन के z इफेक्ट सो हशना बक करो जे दिन लिखो 56 मगर 56 से करो मल्टीप्लाई क्या 1.6, क्योंकि 56 इज नॉट मास ऑफ वन एटम ऑफ आयरन, 56 is atomic mass of iron, mass of one atom of iron is 56 AMU, so go 56 into 1.66 so and so forth। तो क्लियर है? मैं और एक मिसाल समझाता हूं। और ऐसे मान लो सोडियम और तथा तल करने की सोडियम से एटॉमिक मास 23, मगर इन साथ से डेंसिटी कैलकुलेट करें ना से लिखा है z इफेक्टिव into 23, किन सिंपल 23 लिखा ना 23 into 1.66056 into 10 AS अलग अलग एटम का अलग अलग, Z effect is depending upon the nature of the crystalline solid, यानी depending upon its unit cell, yes अलग अलग डिवाइड बाय बाद में होगा बेटे वॉल्यूम ऑफ द व्हाट यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द वो आपकी मर्जी है, बाद में उसको आप ml में करो एक्सप्रेस वॉल्यूम को, या लीटर में एक्सप्रेस करो या मीटर क्यूब में एक्सप्रेस करो,
दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। तो इन जनरल नीचे में डिवाइड करने जा रहा हूं बेटे, डिवाइड होगा बेटे शाबाश वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। पूरी बात सुनना, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ओके। मगर मैं यहां आपको जो बात करने जा रहा हूं इसको गौर सुनना बेटे, ध्यान देने वाली बात है। ऊपर मैंने क्या लिखा वर्ड ग्राम, मुझे बताओ क्या ये फॉर्मूला आयनिक सॉलिड के लिए भी वैलिड होगी? क्या ये फॉर्मूला मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए भी वैलिड होगी? नहीं ना, देखो बेटे ये फॉर्मूला से वैलिड कौन खतर जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे एटम्स, ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऐसे ना मॉलिक्यूल, तेरे येतन के एक ही जगह क्या आएगा मॉलिक्यूलर मास। और समझ रहे हो बेटे, अगर एक गुण में ये आयनिक सॉलिड तेरे ये ए ना, तेरी गुण में फॉर्मूला मास बोलती वही बोल रहा है आयनिक मास, कोई बात नहीं। आयनिक कंपाउंड का डिफाइन किया फॉर्मूला मास, और मॉलिक्यूलर सबस्टेंस का डिफाइन मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक सबस्टेंस का डिफाइन करेंगे एटॉमिक मास। और ठीक है ना, तो समझने वाली बात है, ये इस बात का ख्याल रखना, ध्यान रखते बेटे। मैंने पूरी बात नहीं की। पहली तो ये जो मैं फॉर्मूला लिखा ये वैलिड है फॉर द क्रिस्टलाइन सॉलिड whose constituent particle is atom। इसकी साइड में लिख देंगे बेटे, वैलिड फॉर द constituent particle, valid for the crystalline solids, valid for the crystalline solids whose constituent particle is atom। साइड में लिख दो ये बेटे, valid for the crystalline solid whose constituent particle is शाबाश। हाँ, एक बात यहां गौर सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दे बेटे, ये तरह ध्यान दे बेटे। यहां मैं पहले ये इसको आगे ले जाऊं, उससे पहले मैं एक बात बताने जा रहा हूं, ध्यान दे बेटे। फिर बात करूंगा, जो 1.66 है ना, 1.66056 इंटू 10 रेज पावर -24 ग्राम, नहीं नंबर, ग्राम को मैंने हटाया, सिर्फ ये नंबर जो है ना 1.66056 इंटू 10 पावर -24, तो ये नंबर का बराबर इसी भाई का बराबर शाबाश, तो बनियो इसी 1 divided by 6.0221367 इंटू 10 रेज पावर 23। क्या मैं बोलूं ग्राम के साथ है ये? ना मैं बोलूं ये नंबर, कौन सा नंबर? 1.66056 इन 10 पावर -24, ये नंबर। अगर यहाँ 10 पावर -27 है तभी इसके बराबर नहीं है। सिर्फ नंबर की बात हो रही है, ओ बेटे सिर्फ नंबर की बात हो रही है। 1.66056 इन 10 पावर -24 जो है ना, वो है 1 डिवाइड बाय इस नंबर को बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर, जिसको हम शॉर्ट में सिंबलाइज करते हैं 1 डिवाइड बाय शाबाश Na। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, देखो बेटे, सिर्फ और सिर्फ पूरी बात सुनना, सिर्फ और सिर्फ तब जब डेंसिटी का वैल्यू आप ग्राम्स में लिखेंगे, किसमें? ग्राम पर यूनिट वॉल्यूम, तब इस फार्मूला को यहां लिख सकते हैं Z इफेक्टिव इंटू ए। यहां जब ए आपने लिखा ना, फिर इस नंबर की जगह क्या लिखते हैं 1 डिवाइड बाय दिस, यानी नीचे डिवाइड होगा क्या एवोगाड्रोस नंबर। मगर ये फार्मूला एवोगाड्रो नंबर के फार्मूला में एवोगाड्रो नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं, मगर ओनली व्हेन जब आप इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर केजी में ऊपर लिखोगे ना, तब यहां बनेगा 1.66056 10 पावर -27, तब इसको इस नंबर में नहीं ला सकते। और क्लियर है नहीं है? yes, समझो बेटे। तो इसका पूरा ख्याल रखना कि एवोगाड्रो नंबर का जो टर्म है ये यूज तब कर सकते हैं जब आप डेंसिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या ग्राम पर यूनिट समथिंग। क्योंकि ये 1.66056 10 पावर -24 जो है ना, आप इस 1 को इससे डिवाइड करें आपको ये नंबर मिलेगा। क्वेश्चन क्लियर? तो बिले में ये फार्मूला इस पढ़े, ये मॉडिफाई पढ़े, ठीक है बिले की मॉडिफाई बने तो शाबाश, बने Z इफेक्टिव इनटू A डिवाइड बाय आया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू आया बेटे एवोगाड्रोस नंबर Na 1 डिवाइड बाय Na। ठीक बेटे, क्वेश्चन क्लियर? हाँ, मगर इसमें डेंसिटी का यूनिट होगा ग्राम पर यूनिट समथिंग। ठीक है गुरु, देख लो बेटे, यहां मैं लिख रहा हूं, यहां डेंसिटी जो है D वो है ग्राम पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम स्टेफानस्टाइन ml में करते हैं, या आप ये लीटर में या मीटर क्यूब जो आप की है, मगर यहां ग्राम होना लाजमी है, तब ये फॉर्मूला वैलिड है। क्वेश्चन क्लियर? नहीं बेटी। अच्छा, इसी फॉर्मूला को इधर सुन बेटी, इसी फॉर्मूला को अगर मैं केजी में लिखता, केजी पर वॉल्यूम, तो वहां क्या बनता फॉर्मूला 10 पावर माइनस एवोगाड्रो नंबर के फॉर्मूले में नहीं लिख सकते। जरा उसको रिपीट करें अगेन, डेंसिटी अगेन इसको रिपीट करें। यहां मैं आपके लिए लिख देता हूं, यहां मैं लिखूंगा केजी पर यूनिट वॉल्यूम में अभी डिफाइन नहीं किया कि वो कौन सा आप यूनिट लेंगे, तो यहां फिर बनेगा फॉर्मूला Z इफेक्टिव इनटू A 1.66056 इन 10 पावर -27। ठीक है,
27 शाबाश kg डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है गुरमन, ठीक है। अब यहां आप इसको नोट कर सकते हैं कि ये बेसिकली जो मैं लिख रहा हूं ना 1.66056 इन 10 पावर, ये AMU का कन्वर्शन है। किसका बेटी? एटॉमिक मास यूनिट का कन्वर्शन है। हो इससे क्लियर? अब पूरी बात सुनना, नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं गोस में बेटी, मुझे बता यहां इसको ऐसे आप लिखेंगे ताकि डिफरेंशिएट हो जाए, नोट करके ऐसे लिखेंगे बेटी। वंस एन अर्थ और मान लो उसने बोला था हमारे पास क्लोरीन सॉलिड है, क्लोरीन या तेमुनी में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड स्टेट मध्ये हॅकन असतं इथे बड़े क्लोरीन गैस जो हॅकन क्या सॉलिड स्टेट मध्ये इथे बड़े हॅको ब्रोमीन गैस ते ब्रोमीन लिक्विड को भी हम सॉलिडिफाई कर सकते हैं। तेम साथ है कॉन्स्टेंट पार्टिकल एटम के तेम साथ कॉन्स्टेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल वंस एन एस तिमी क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट डेंसिटी करन तला तेल के लिए फार्मूला तेल बन शाबाश डेंसिटी जो है ना kg पर तेल बन z इफेक्ट इनटू ओ ऐसा क्लियर? ठीक है, तेल बन गुण में ये इधर इस पर फार्मूला तो नोट करेंगे। डेंसिटी अगर मान लो मुझे चाहिए, डेंसिटी अगर मुझे चाहिए ग्राम पर यूनिट वॉल्यूम तो मैं लिखूंगा z इफेक्टिव इनटू, तब यहां आएगा बेटे मॉलिक्यूलर मास, mm स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर मास, इनटू होगा 1.66056 इनटू 10 रेज़ पावर शाबाश -24 ये हुआ ग्राम, ठीक है, और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। हाँ, बाद में इसको भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एवोगाड्रो नंबर, मगर एवोगाड्रो नंबर में तब एक्सप्रेस करेंगे जब वहां होगा ग्राम, है ना बेटे? इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। नहीं बेटे तो गुण में अगर देख बेटी क्लियर? व्हाट इज दैट इफेक्टिव? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतनी वर्ड क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल। ए मोड क्यों दैट इफेक्टिव मतलब? और बात अगर भाई नंबर ऑफ एटम्स, इशा क्लियर? ये मुझे बताने की जरूरत है। ओके बेटी, अगर अब ये आपका सॉलिड आयनिक सॉलिड होगा तो Z इफेक्ट इनटू फॉर्मूला यूनिट, वहां Z इफेक्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ नहीं तो बिल्कुल नहीं, आपको पता ही नहीं। उसको बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट। क्या बोलते हैं? मुझे वार ओके बरा ध्यान दो बेटी, कोई बात नहीं। एक Na एक Cl, एक Na और आख Na तो आख Cl कंबाइंड में न्यूट्रल है ना बेटे, मगर एक Na एक Cl एज ए कंबाइंड पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। कारण क्या? दोबारा सुनो, कोई बात लड़ाई झगड़ा नहीं कोई। देख इधर, एक Na पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव कंबाइंड में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मगर क्या ये एग्जिस्ट करता है? यस सर नो सर बोलो। क्यों नहीं करता? दुनिया में जो एग्जिस्ट करता है, पूरी बात से क्यों नहीं करता? हो क्यों नहीं करता? ध्यान दे, दुनिया में जो एग्जिस्ट करता है ना दैट इज एन आयनिक सॉलिड NaCl, उसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट, मगर तथ मुझे आसान आख Na पॉजिटिव सराउंडेड बाय 6 Cl नेगेटिव एंड आख Cl नेगेटिव सराउंड करन 6 आख Na तो आख Cl करन एग्जिस्ट, दैट्स द रीजन Na पॉजिटिव इज एन आयन। ओके ब्रो, आख इन चुकर में इलेक्ट्रिक फील्ड में Na पॉजिटिव आयन हूं मैं, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ऐसे मैं फ्रंट साइड बैक साइड लेफ्ट साइड राइट साइड टॉप बॉटम कहां से क्या हर डायरेक्शन। अगर आप मुझे Cl नेगेटिव मान लो मेरे लेफ्ट साइड से यहां लाया, क्या आपने मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या उसको कंप्लीटली सेटिस्फाई किया? तो इसलिए बेटी ये बात याद रखो, आयनिक सॉलिड है ना, आयनिक सॉलिड से जैसे रॉक सॉल्ट रिप्रेजेंट बाय NaCl, NaCl चा फार्मूला यूज रिप्रेजेंट करन इमेज कंपोजिशन और बी चा फार्मूला यूज ओवरऑल चा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मगर ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट गसन अच्छा वन गुण में फार्मूला यूनिट क्या है? इट इज एन एनालॉगस टर्म ऑफ मॉलिक्यूल, मगर अत तो क्या फर्क वार बुझ अत तो क्या फर्क? जैसे H2O च ना ये केमिकल फार्मूला वाटर, ये रिप्रेजेंट करन कि वाटर हसा जो बनिमुत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 2:1, ओवरऑल च H2O बी क्या न्यूट्रल, मगर H2O च ना H तक ऑक्सीजन ये इंडिपेंडेंटली अख मॉलिक्यूल एग्जिस्ट गसन, मगर अख Na तक Cl च एग्जिस्ट गसन आइशन फर्क। यूज आयनिक कंपाउंड केमिकल फार्मूला च ना स्विच आसन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और इस मॉलिक्यूलर सबस्टेंस मॉलिक्यूलर फार्मूला स्विच आसन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वार बुझ यूज आयनिक कंपाउंड केमिकल फार्मूला च ना स्विच करन रिप्रेजेंट इमेज कंपोजिशन, माने ये कौन चीज हम बनेमुत और तुमन के पान में रेशो, और मॉलिक्यूलर फार्मूला ते मॉलिक्यूलर सबस्टेंस करन रिप्रेजेंट क्या कंपोजिशन, ये कौन एटम हम बनेमुत और तुमन में क्या है रेशो, मगर एक फर्क के साथ जिस मॉलिक्यूलर सबस्टेंस मॉलिक्यूलर फार्मूला छ आसन, जैसे वाटर की मॉलिक्यूलर फार्मूला H2, ये छ इंडिपेंडेंटली दुनिया में एक स्टेबल पार्टिकल अलग तक एक पार्टिकल एग्जिस्ट गसन अच्छा वन गुण में मॉलिक्यूल क्या छ इनकी एनालॉगस टर्म छ फार्मूला यूनिट क्या छ गोड़ा स्विच एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल केमिकल फार्मूला
मगर सु इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट गसन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट गसन फर्क गो वहीं क्या आयनिक कंपाउंड खतर कर डिफाइन फार्मूला यूनिट मॉलिक्यूलर सबस्टेंस खतर क्या डिफाइन कर मॉलिक्यूल और एटॉमिक सबस्टेंस खतर सिंपली कॉन्स्टेंट पार्टिकल एटम पॉइंट क्लियर गो यम साथ बह लेखना यम साथ थे वातान यम साथ बह लेख डेंसिटी ग्राम पर वॉल्यूम मे वन लेखनी आयनिक कंपाउंड खतर बह लेख ये Z इफेक्टिव इनटू शाबाश फार्मूला मास वार्ता ध्यान गुर में तो चोन में Z इफेक्टिव क्या रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल क्या चीज फार्मूला यूनिट बुझ बार क्या सु केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड इस ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और रिप्रेजेंट करने क्या रिप्रेजेंट करना केमिकल कंपोजिशन या कंपोजिशन ऑफ आयनिक कंपाउंड मैं मिसाल समझाता हूं NaCl क्या बन फार्मूला यूनिट एक Na एक Cl कैल्शियम क्लोराइड क्या बन फार्मूला यूनिट कैल्शियम 2 क्लोरीन CaCl2 बस समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है बैरियम क्लोराइड बन BaCl2 बैरियम इनको कंबाइंड में फार्मूला यूनिट ठीक है तो यहां जब आएगा ना डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम वो बनेगा Z इफेक्टिव इनटू फार्मूला मास इनटू आएगा 1.66056 10 पावर -24 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मगर यहां नोट करो यहां Z इफेक्टिव रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल नीचे नोट करो बेटे नोट यहां जो आपका Z इफेक्टिव है वो है नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल था ध्यान यहां Z इफेक्टिव है वो है नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल बात से ध्यान करना ये पहले जनरल बात हो गई वो बेटे ये पहले जनरल बात होगी अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो एक नेक्स्ट है ना बेसिकली मैंने ये जो ना ये मैंने पहले कुछ जनरल बातें की एक टॉपिक को समझाने के लिए आप NCERT घर में खोलेंगे वहां लिखा है देखो बेटिए एमच में अगर NCERT खोलो ना एमच कर्मी क्यूबिक सिस्टम डिस्कस मगर क्यूबिक सिस्टम सिर्फ तुम कर डिस्कस यमन मज एटम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल देखो यहाँ लिखा है पैकिंग एफिशिएंसी इन SCP एंड CCP इत बड़ी में पैकिंग एफिशिएंसी कर किम पैक आ जाओ बेटे इत बड़ी में पैकिंग एफिशिएंसी डिफाइन करें प्रिमिटिव क्यूबिक क्या है वन इबर जान इनकी हेडिंग और इबर NCERT पर इनकी हेडिंग अलग अलग है मगर बनाया अख हेडिंग बताया टॉप का नाम बुझ बार बताया टॉप का नाम एनालिसिस ऑफ द पूरी बात सुना पहले एनालिसिस ऑफ द क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ मेटल्स क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ वन सवाल सर ठीक है थोड़ा मेटल्स क्योंकि NCERT में तो डिस्कशन चलो कर में तब मुझे एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस करवा कैलकुलेट NaCl अच्छा एटॉमिक रेडियस कर डिफाइन दे दिया I2 सोचना मॉलिक्यूल तब करो किया समझ बेटे तो ये किन की बात हो रही है अच्छा ये जो अभी है ना जो आपकी NCERT का टॉपिक है अब मुझे पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट इधर मुझे डेंसिटी कैलकुलेट मगर इनसे मोस्ट डिस्कस करते को मेटल्स तो इसलिए टॉपिक के ऊपर नाम रखेंगे मेरे शाबाश एनालिसिस ऑफ क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ एनालिसिस ऑफ क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ मेटल्स एनालिसिस ऑफ क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ metals analysis of cubic closed packed structures of metals analysis of cubic closed packed structures of metals ओ ठीक है ना analysis of cubic closed packed structures of metals देखो बेटे अगर आप देखेंगे ना समझने वाली बात है ओ बेटे अगर आप D ब्लॉक अगर आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा है बहुत अच्छी बात है शाबाश D ब्लॉक घर में देखेंगे ओए बड़ा D ब्लॉक जब आप NCERT खोलेंगे इधर सुन ओ भाई D ब्लॉक NCERT खोलेंगे D ब्लॉक में एक जगह लिखा है ओ इधर सुनो टेबल में लिखा है पैकिंग ऑफ द मेटल्स पैकिंग ऑफ द व्हाट यू विल फाइंड और यही पैकिंग का वर्ड आया है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में और अल्कली मेटल्स में अगर आप ये देखते मेटल्स ना आपके अल्कली मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बीच गोर में ट्रांजिशन मेटल्स यमन में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पैकिंग यम गोर में जैसे सारी अल्कली मेटल्स ना यम इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कत में गोरा वार्त ध्यान अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और क्या फेस सेंटर्ड क्यूबिक में ट्रांजिशन मेटल्स यम ना सारी जैसे सिल्वर अच्छ फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैक वो क्या होता है मैं बताऊंगा यम फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकर यहाँ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स दुनिया में टोटल अख मेटल कस मेटल तथ पोलोनियम क्या हफ्ता हाँ दुनिया में टोटल अख मेटल पोलोनियम यह गोर तथ में प्रिमिटिव क्यूबिक क्लोज पैक कौन मैं कंक्लूड करने जाता हूँ देख इधर कर कंक्लूड इत पे वार्त जान यम ते मेटलिक स्ट्रक्चर ना
यहाँ तुम्हें अकै पोलोनियम यथ मज प्रिमिटिव क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग या प्रिमिटिव क्यूबिक क्लोज पैकिंग यम बाकी मेटल यहाँ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक नत फेस सेंटर्ड क्यूबिक और नत क्या हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड हेक्सागोनल एचसीपी टाइप ऑफ पैकिंग ये त्रे गुण में यम मेटल मज इसलिए अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन अथ में सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल जरा लिखें प्रिमिटिव क्यूबिक लेट्स नहीं बेटे प्रिमिटिव क्यूबिक लेट्स और लेट्स ना लेट्स बरा LATTIC ये बरा और सुना है लेक्चर पहला शाबाश लेट्स गो अ फोटोग्राफ ऑफ द एंटायर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जिस कॉपी पेस्ट त्रावन यहाँ किताब पर छुए तस्मान लेट्स ठीक बेटे चलेगा बेटे प्रिमिटिव क्यूबिक लेट्स और बेटे सिंपल क्यूबिक लेट्स प्रिमिटिव क्यूबिक लेट्स या सिंपल क्यूबिक लेट्स थे तो गुड में पर ध्यान ओ बेटे ध्यान दे बेटे यहां से मैं कुछ बातें रिपीट हो जाएंगी वो आपके लिए काम की चीज है जैसे प्रिमिटिव क्यूबिक लेट्स का छोड़ गुड में प्रिमिटिव क्यूबिक लेट्स वन होता है यथ मज यूनिट सेल च गोबरा यूनिट सेल च प्रिमिटिव गोबरा क्यूबिक यूनिट सेल ठीक वादन और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल का चीज यस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल च क्या ओनली एट द शाबाश कॉर्नर्स और बेटी ध्यान देना देख लो बेटी ये देख बेटे इधर सुन हाँ ये मैं बना रहा हूं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल यहां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है ना बेटे कॉर्नर्स पर है ठीक बात यानी भाई मैं यहां दूर जो बना हुआ अलग बात है मैं इस यूनिट सेल के नीचे लिखूंगा देखो बेटे जो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है ना या प्रिमिटिव क्यूबिक लेट जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इन अलोंग एजेस मुझे गुरु में सिंपल बात है ये पर ध्यान ये आपको बनाना नहीं ये देखना है अगर बिनिम ना पढ़े गुबरा बिनिम आख ईमान आख एटम ईमान ब्याक एटम पान में कंटैक्ट्स मत इच पर यम साइड ब्याक एटम असि कंटैक्ट्स मत यम साइड ब्याक एटम असि कंटैक्ट्स मत तब में अगर यम सेंटर पर यम सेंटर कर डिस्टेंस यू गो 2r अगर मैं यहां से लेकर यहां तक ये है ना रेडियस यू गो r इनको दगो गो ना 2r यू को दगो 2r यू को दगो यू गो ना 2r तला अगर मैं ये बनो स्क्वायर क्या बनो अगर अभी इवन 4 पर b 4 था ये तन है बेटी तत्ते बनो स्क्वायर अगर बिनिम स्क्वायर ते हेरिम स्क्वायर करने पर कम माइनस पड़ ताकि भाई क्यों सोच कर मैं स्ट्रक्चर इतन मैं बनाने भी पढ़ के मगर ब्लैक अपन वर्ड नंबर्स गोड़ बनाई तो ये डायग्राम और अत तलगन लिखियो देखो ता घोड़ा अपने हाथ के घोड़ा बोल मेहरबानी बस फिर खत्म प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल जी को डायग्राम बनाओ तत तलगन देखो स्टेटमेंट इन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट अलोंग एजेस ठीक है मैं नोट कर बेटी बनाओ को डायग्राम बना डायग्राम पहले बेटी अब इसके नीचे पहले ये स्टेटमेंट लिखो बेटी इन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल primitive cubic unit cell the constituent particles are in direct contact along edges the constituent particles are in direct contact along edges in primitive cubic unit cell the constituent particles are in direct contact along edges हो गया ये टॉपिक में ये बात जान भाई जिस टॉपिक है एनसीईआरटी में आज मुझे बस आपका ये हैंडी लाइन ये आख लाइन से रिमेंबर करें और एम लाइन से कैसे कैलकुलेशन सारे फॉलो ये लाइन गई बस अगर नहीं बाकी कहीं याद है ना बाकी तो फिर बात थई बार देने पर दोबारा सुन इन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट अलोंग मगले परेशानी व्हिच केस मगले परेशानी थई बजान और चाहे क्वेश्चन में दित एज लेंथ तलब में एज लेंथ डिस्टेंस सेंटर ऑफ द एटम टू सेंटर ऑफ द एटम अगर ये एटम छना पान में कनेक्ट वो यह क्या एज लेंथ ए तलब सोएगा बैक न सिंपल लिख दी एज लेंथ छना यथ मस तलब सुका बरा रहा है 2r
और समझ रहा है कि नहीं? अगर ये एटम तो ये एटम पान में कंटेंट में इथे बच्चे ये एटम तो ये एटम पान में कंटेंट में हो चा ये तीज पान में कंटेंट में ये चीज में इथे बच्चे ये तीज पान में कंटेंट में गो यस मच एज लेंथ एज ना ए तरह सुका बराबर है तो फिर मैं लिखूं पहला इस लाइन के नीचे बोले एज लेंथ इज एज लेंथ ए जो यहां है दैट इज इक्वल ट्वाइस आर व्हाट इज आर रेडियस ऑफ द एटम चलो मैं बरन मोस्ट कॉमनली वहां आपको दिया होता है एज लेंथ रेडियस ऑफ द एटम निकालना होता है मगर सीधी चासा क्वेश्चन में मेंशन कर देन कि ये में तो रेडियस है ना कम यहां से प्रिमिटिव क्यूबिक क्लोज प्रिमिटिव क्यूबिक लेट्स यहां से लिख देन फेस सेंटर क्यूबिक लेट्स यहां से लिखी बॉडी सेंटर क्यूबिक लेट्स अगर और लिखी यहां से प्रिमिटिव क्यूबिक लेट्स तो हम जानते हैं कि ए विल बी इक्वल टू आर चलो सिंपली रेडियस गुना दिल बराबर से गुना a/2 गो रेडियस ऑफ एटम द्रावित सो बराबर में a/2 फेस ऑफ आर्गन गुण में बर तो समझ में बर ये हमने पॉइंट नंबर 1 इसमें कैलकुलेट किया समझ में आज यूनिट सेल हालांकि मैं वो कैलकुलेट कर चुका हूं मैं रिपीट कर रहा हूं ओ बेटे समझ में ये यूनिट सेल खतर क्या बन z इफेक्टिव वनी से बोल में हां देखो बेटे ये कदम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पर व्हाट डाउन आख लाइन याद आपने मे भी किसी ने नहीं देखा हो ठीक है मैं सिर्फ याद करा रहा हूं मैंने इसको एक्सप्लेन किया आप YouTube पर जाए देखिए बेटे मैं आपको बता रहा हूं देखिए बेटे ईच कॉर्नर पार्टिकल कंट्रीब्यूट्स 1/8 टुवर्ड द यूनिट सेल पॉइंट नंबर 1 याद रखिए ईच फेस सेंटर पार्टिकल कंट्रीब्यूट्स 1/2 टुवर्ड द यूनिट सेल इसी तरह बेटे ईच एज सेंटर पार्टिकल कंट्रीब्यूट्स 1/4 टुवर्ड द यूनिट सेल और ईच पार्टिकल इनसाइड द बॉडी चाहे वो बॉडी डायमीटर पर हो चाहे वो बॉडी सेंटर पर हो इट विल कंट्रीब्यूट 1 यस मजीद कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल छना तुम का दिन कॉर्नर्स में और कितने हैं 8 हर एक कितना कंट्रीब्यूट करता है तो इसका z इफेक्टिव सिंपली बनेगा 8 into 1/8 दैट इक्वल टू 1 मगले परेशान और समझ रहे बेटे थे बात ना तला समय का मैं गोरा इबर तला समय का मैं अतकुता नेरी इबर बुझवार समय का मैं अतकुता नेरी पैकिंग pf स्टैंड्स फॉर वो मैं भी डिफाइन किया तला समय का मैं यतकुता नेरी पैकिंग फ्रैक्शन मैंने सर व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन डेफिनेशन What is the packing fraction definition? Z effective into 4/3 pi r cube divided by volume of the unit. Oh, ये सेकंड की हिंदी. अच्छा Z effective पता? कितना है? Go 1 into 4/3 pi r cube divided by volume of the unit cell. क्योंकि अभी आपका unit cell cubic है. What will be the unit of cubic? A cube. या चलो मैं ये थी A. Go ये क्या बन volume? A cube. तो समझ बेटे. तो ये हुआ A cube. तला में ये पकड़ना बोर्ड पॉइंट ये बने बेटे ये बना 4/3 4 ये बना बेटे पाई और आपका आया r क्यूब डिवाइड बाय 3 टाइम्स a का था बराबर 2r और समझ बेटे ये आया 2r का क्यूब और समझ रहे बेटे तला चौज बार ये बना यहाँ 2 3 2 2 and 2 8 r क्यूब यहाँ बनेगा कैंसिल हो जाएगा और समझ बेटे तो ऊपर रहेगा 4 टाइम्स पाई नीचे रहेगा 3 into 8 है ना 4 2s are 8 2 और 3 कितना हुआ 6 तो आपका पैकिंग फ्रैक्शन यहां वैल्यू बनेगा पाई बाय शाबाश 6 देख लो और समझे बेटे कितना बनेगा पाई बाय 6 पाई को द वैल्यू 3.14 और है कि नहीं बेटे 3. तो 3.14 को डिवाइड बाय क्या करोगे 6 तो लगो मैं 3.14 डिवाइड बाय 6 को तो मैं ये बन 0.524 पर है सही आप देख लो डिवाइड करके हाँ 0.524 बनता है ये 3.14 को डिवाइड करना है 6 ये मिले आपको मिलेगा 0.524 क्या इसमें कोई दिक्कत है ओके बेटे मुझे बता अगर आपको पैकिंग फ्रैक्शन इसका पता चला हो बेटे तो समझ में आपको तो नेट पैकिंग एफिशिएंसी सुगुना पैकिंग फ्रैक्शंस का मल्टीपल वर्ड सुगुना ऑयल बहुत 100 सुगुना 52.4 और समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है ओके बेटे तो इसके बाद नेक्स्ट जो मैं यहां लिखने जा रहा हूं बेटे इसका जो बनेगा वो बनेगा बेटे पैकिंग एफिशिएंसी पीई वो बनेगा बेटे पैकिंग फ्रैक्शन इनटू हुआ 100 वो वैल्यू हुआ 0.524 इनटू हुआ 100 और वो वैल्यू आपको मिला 52.4% है कि नहीं बेटे तो अगर मैं समझ कर यथ खतर क्या बन डेंसिटी मगर वो ने डेंसिटी उन वन से बेहतर बात
इस सॉलिड के लिए क्या बनेगा डेंसिटी इन ग्राम, डेंसिटी पूरी बात सुनना, ये ना पूरी बात सुनो, डेंसिटी इन ग्राम लेट से मैं बोलूं पर सेंटीमीटर क्यूब, कौन से गुरु में डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या बनेगा, ध्यान देने वाली बात है। और बता सुगो एसवीजो गोड डेंसिटी को एसवीजो गोड एक यूनिट सेल में कत एटम छ मतलब कत एटम छ पता छ एक एटम क्या छ ये मास सुगो a इनटू 1 और नहीं समझ रहा है a इनटू क्या और समझ रहे बेटी, तो इसका मतलब इसका बनेगा 1 z इफेक्ट पहले इनटू हुआ बेटी शाबाश a विल डिपेंड अपॉन साइज और लिख देन बिकॉज़ एटम छ इनटू हुआ बेटी शाबाश इनटू हुआ बेटी बता 1.66056 इनटू 10 रेज़ पावर शाबाश -24। आपने 10 पावर -24 ही क्यों लिखा, क्योंकि मुझे यूनिट डेंसिटी मैंने ग्राम में लिखा ना, 10 पावर -24 डिवाइड बाय क्या करूं वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल को बोलो तो a क्यूब ना फिर वादन सुको a क्यूब मगर बात से ध्यान बोले ना आई थे बैक लाइन दस बात यूजुअली छुन एज लेंथ और बरे एज लेंथ छ दोन नियरेस्ट सारे को नजदीक इन एटम छ ना तुमन दरमियान डिस्टेंस तुमन दरमियान साहब बुझ वाल में तुमन दरमियान डिस्टेंस तचमन एज लेंथ ये एज लेंथ ऐसे किलोमीटर में आदि तेल मीटर में ऐसे एटम छ एच वन माचवन सावा वो अच्छा ये डिस्टेंस है सेंटीमीटर में इसलिए छ वार से जानपुर में इसे एज लेंथ छ ना ये ऐसी मोस्ट कॉमनली और क्वेश्चंस में दित नता दित पिकोमीटर में ना चासन गोर में एंगस्ट्रॉम में क्या चासन मगर आख कत ख्याल चे ये एज बनकनी एज करन सब्स्टिट्यूट इन सेंटीमीटर के चे लिमिट डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसलिए कन्वर्जन करना लाजमी थर्ड बात एनसीईआरटी वाला जो है ना वो बहुत सारी जगह बेवकूफी करता है, यहाँ भी बेवकूफी की है तेम कर तेम चाहत गोड़े तुम कन्वर्जन करें क्या करूँ का तुम कन्वर्जन करें तो यथा ये मतलब सुषमाना एज लेंथ मनी हमेशा पिकोमीटर में या मनी एज लेंथ हमेशा क्या एंगस्ट्रॉम पत तुम कन्वर्जन करें और तेम बनामुत ब्याक फार्मूला तो कन्वर्जन पता मगर अत मैं वो कभी लाइक नहीं करता, जानते क्यों अक्सर बेशतर जब बाद में जिस एंट्रेंस में क्वेश्चन नहीं ठीक है उसको उस टाइम पर कन्वर्जन करूं फंडामेंटल फार्मूला चाहिए चाहिए सिर्फ ये ख्याल था उनकी अगर और एज लेंथ से डायरेक्टली सेंटीमीटर में चाहिए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर और चाहिए कब मस एंगस्ट्रॉम में तिल करे कन्वर्जन अगर और पिकोमीटर तिल के करे सुलह को बन कन्वर्जन यहां मैं पहले ये नोट कराऊं गुमरा सच बात है ओ बेटे यहां मैं पहले ये नोट लिखूं बेटे नोट a इज इन शाबाश a इज इन क्या सेंटीमीटर तलब मैं पढ़ लो मैं डेंसिटी का लिख रहा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब गो ये a को ना सब्स्टिट्यूट सुका मत नोट a इज इन शाबाश सेंटीमीटर मगर बात जान मगर कॉमनली जो है ना यहां देखो बेटी कॉमनली ऐसी और a जित का मत एंगस्ट्रॉम मत से लेके भी जन गुड में मतलब 1 एंगस्ट्रॉम का बराबर 1 एंगस्ट्रॉम का बराबर 10 रेज़ पावर शाबाश -10 मीटर 8 मीटर का सेंटीमीटर को 100 सेंटीमीटर को ये को बराबर 10 रेज़ पावर -10 into 10 पावर 2 मीटर सो को 10 पावर -8 सेंटीमीटर तलाई पता बात तला चाहिए और लेकिन एमसी और से दिमुत की एज लेंथ ये क्वेश्चन में दिसते एमसी दिमुत की एज लेंथ ऐसे 200 एंगस्ट्रॉम्स 200 मगर डेंसिटी का से काटन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तला से क्या करे इधर ए सब सो करे 200 into 10 रेज़ पावर -8 पद करे क्यूब किन गॉड इज क्यूब कर तो साल बेवकूफी ये युद्ध का क्या करूं ठीक है ध्यान दे बेटी हां ऊपर से बात इथे पर गोल में ब्याक करने से वाद याद है ब्याक को पिकोमीटर तरफ पिकोमीटर का बराबर इशारा से गोल में 10 रेज़ पावर -12 मीटर ना तो नैनोमीटर 10 पावर -9 मीटर को नैनोमीटर पिकोमीटर को गोल में का बराबर 10 पावर -12 मीटर तो गोल में इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर का बना रही 8 मीटर का सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर को ना 8 मीटर ये बन 10 रेज़ पावर शाबाश -10 सेंटीमीटर बार तो जान को बरा चलो मैं और एक कन्वर्जन में समझाऊं जो बीच ऐसी कोई बी कौन सा आती है नैनोमीटर 1 nm का बराबर 10 रेज़ पावर शाबाश -9 मीटर ये को गोर में बराबर 10 रेज़ पावर -7 सेंटीमीटर कर नोट बेटी और ठीक है बरा ओके बेटी फिर से में बात नेक्स्ट देख लो बेटी ओके बड़ा अब
कोई अहमक ही होगा जो बोलेगा इस पर न्यूमेरिकल दिखाओ, मैं एक नहीं दिखाऊंगा। मुझको ये न्यूमेरिकल ना ये बुझ बार ना ये हावे कम से कम किया तथा भी रीजन अच्छी इस जस पर न्यूमेरिकल इवन यहाँ ये जगह में यहाँ पर एज लेंगे थोड़ा सी लिखित है ऐसा चार्ट अननोन मेटल एम तच एज लेंगे ऑब्जर्व करूँ एज लेंगे 360 पिकोमीटर व्हाट इज द रेडियस ऑफ एटम एंड इट अंडरगोज प्रिमिटिव क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो इट सिंपली a/2 h और यदि टच डिवाइड बाय 2 करो अब इसको क्या ये न्यूमेरिकल खत्म है रे शिपान करें अच्छ करें डेंसिटी h और यदि ये शिपान पता h देना और यदि मुझे डेंसिटी कैलकुलेट करना शु कहना भाई भाई खत्म ये हम ये शिपान कमजोरी ये नहीं जब जरूरत ही कर क्या करे अतना नादन बुझता यार हां कन्वर्जन थी मैं बाकी हुए थे ओके बेटे नेक्स्ट देख लो बेटे नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है बॉडी सेंटर्ड ऊपर जो टॉपिक का नाम नेक्स्ट है बेटे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेट्स गोरा नेक्स्ट हो गया बॉडी सेंटर्ड ओ बेटी ध्यान रखते बेटे हो गोरा इधर सुन इधर सुनना बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेट्स में ओ बेटे जो उसका यूनिट सेल है उसमें कॉर्नर पार्टिकल्स या जो कि यहाँ एटम्स है वो प्रेजेंट होते हैं एट द कॉर्नर्स एंड वन इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। इसको जरा एक बार इधर देखो ना पहले मत बनाओ इधर सुनो ये मैं लिखूं ये है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल तो बात नहीं ओ बेटे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ये मैंने यहाँ दिखाया। मैं थोड़ा सा इसका आइडिया देता हूँ इधर सुन बेटे अगर मैं नीचे 4 एटम रखूं थोड़ा सा लूजली टच इनके पाँव में टच कर ना इन टच कर और आप कुछ बार मगर मंज के था आके एटम चशुनी से टच मुझ तो ये जो बीच वाला एटम है ना पहले मैंने यहाँ 1 2 3 4 ये मुझे पाँव में कहाँ टच कर मगर इस पेट का जो मंज के निमन एटम 2 मिस लेयर्स मज सुतो में 2 मिस लेयर मज तो मैं आके एटम मगर जो बनकर चशुनी से टच मज जिसमें ये मजे एटम है ना 2 मिस लेयर 3 मिस लेयर की एटम है ना आज मज बीच 4 एटम तुम तो बिल्कुल रेप्लिका ऑफ द फर्स्ट रेप्लिका ऑफ द यानी पर गॉडनिक ना बिल्कुल था इधर पर यानी बिनिम 4 कर मज से टच और हेरिन 4 करना क्या तला को मैं बोने से सवाल तला को मैं चूज बोने से तला इस मजे एटम है इधर आपका वो कॉर्नर है एक ये कॉर्नर एक ये वाला और ये वाला इन पर 4 अलग अलग एटम्स है मगर आपस में टच नहीं कर बीच में एटम है क्या ये चारों के साथ कांटेक्ट में है ऊपर जो इन 4 कॉर्नर्स पर हैं क्या ये चारों के साथ हैं yes, बताओ वो कॉर्नर वाला एटम इस बीच वाले के साथ कांटेक्ट में है yes, ये बीच वाला उस कॉर्नर वाले के साथ है yes, ओके वो कॉर्नर वाला इस बीच वाले के साथ yes, और ये इसके साथ yes, तो इसका मतलब ये हुआ इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेट्स और इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक शाबाश यूनिट सेल द कॉर्नर पार्टिकल्स आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट अलोंग बॉडी डायगोनल मुझे क्या बॉडी डायगोनल का मतलब बॉडी डायगोनल को हेवी कॉर्नर पर फर्स्ट कॉर्नर तक डिस्टेंस उस कॉर्नर से यहां तक इस कॉर्नर से वहां तक उस कॉर्नर से यहां तक आप देखो वो कॉर्नर वाला आइटम इस बीच वाले के साथ टच में है और ये बीच वाला इसके साथ टच में इस तरह वो कॉर्नर वाला इस बीच वाले के साथ टच में है और ये इसके साथ टच में है वो क्लियर है। तो इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल द कॉर्नरस्टोन पार्टिकल्स आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट अलोंग किस डायगोनल बॉडी डायगोनल की चालिंग की हाईलाइट करो बेटी और याद से बात ध्यान दे बेटा पहली बात मैं करने जा रहा हूं इन बॉडी सेंटर्ड देखो पहले इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल द कॉर्नरस्टोन पार्टिकल्स in body centered cubic unit cell the cornerstone particles are in direct contact the cornerstone particles are in direct contact the cornerstone particles are in direct contact along body diagonal along body diagonal चलो गुरु में पर ये बात ध्यान ये बेटा सुबह बार गुरु में पर ध्यान ध्यान बेटे बेटे ये जरा सुनना ओ गुरु
जी बेटे, इसको जरा मैं बताने जा रहा हूँ, इसको जरा गौर से देख बेटे, देख इधर, मैं यहाँ इस स्टेटमेंट के नीचे ये डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। जी बेटे, एक ये एटम है, ये वाला एटम है कॉर्नर एटम, या बुझ बार कॉर्नर एटम, ये इसके सेंटर में जो है एटम, ये वाला, ये बॉडी सेंटर एटम है, और फिर से मैं दिखा रहा हूं ये कॉर्नर एटम है। तला इसमें ये लाइन तरह तला ये कुछ और क्लियर छा? ये क्या छो? क्लियर है बेटे? मुझे बताइए, अगर ये है ना, तो ये फिर यहां से लेकर यहां तक जो है ना बेटे, ये बॉडी डायगोनल है। तला चूज बॉडी डायगोनल, तला बोले ना बॉडी डायगोनल, तला चूज कर मैं बॉडी डायगोनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस एटम टू द सेंटर ऑफ दिस एटम। तला ये पढ़ता है कूदा हुई पद है, पद आर, पद आर, तला कूदा चलो ना बॉडी डायगोनल का बराबर। क्लियर है? तो फिर मैं यहां जो पहली बार लिखूं, पूरी बात सुनना, बाद में ध्यान दो, पूरी बात सुन पहले। मुझे बता जरा, इसको ध्यान देना ओ बेटी, इसको समझना, वो जो इस रूम का अपोजिट कॉर्नर है ना, ओ इधर इधर ध्यान, ओ बेटा, वो जो उस रूम का अपोजिट कॉर्नर है, वहां से सीधे यहां लाइन, ये क्या है? बुझ डायगोनल वार, बुझ या बुझ वार, ये बेर या बुझ वार, ये तला तला इस है नहीं कॉर्नर पे, इस टॉप वाले फेस की बात कर रहा हूं, जो टॉप वाले फेस की बात कर रहा हूं, ध्यान देना बेटे, टॉप वाले फेस से यहां तक जो है ना ये लाइन, अच्छा बनो, हाँ मुझे मैं पूरी बात सुनना, मैं बताऊं बाद में, इधर सुन पहले तुम। वो ये इस फेस की बात कर रहा हूं, इस फेस का अपोजिट कॉर्नर, वो वाला और ये वाला, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। उस टॉप फेस का और इस अपोजिट फेस के अपोजिट कॉर्नर्स, इस टॉप फेस बॉटम फेस को अपोजिट कॉर्नर, तो ये अपोजिट कॉर्नर से लाइन चला किस बना चेक डिफरेंट बदल नहीं किया अच्छा में क्या बॉडी, जो वहां उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, या उस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक डिस्टेंस अच्छा एज लेंथ क्या छो ना थोड़ा में टर्म्स को यूज गम्स ये रोजन हमेशा पे इनको वहां डिफाइन नहीं किया है, मगर बाय डिफॉल्ट, दोबारा मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, एज लेंथ वन कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस होता है, ये एज लेंथ। एक ही फेस के दो अपोजिट कॉर्नर्स, कोई भी फेस चूज कर लो, मान लो ये वाला फेस, अगर ये वाला फेस उसका वो अपोजिट वो कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, आज क्या मानो सुनो फेस डायग्राम, तो ये फेस कुछ अपोजिट फेस, इस फेस का अपोजिट फेस है ना, ये दो अपोजिट फेस के अपोजिट कॉर्नर्स, दो अपोजिट फेस के ये अब ये कर अपोजिट फेस, तो ये चुना क्यों होते नहीं कॉर्नर, वहां कुछ अपोजिट कॉर्नर वो वाला, आज क्या मानो ओ बोलो तो बॉडी डायगोनल कम से कम क्या बोलेंगे, समझ बेटे? एक तो ये, दूसरा वो वहां, अब ये ना ये वाला, ये यहां से लेकर अपोजिट फेस का वो टॉप वाला है ना, जो नीचे वाला आएगा वो फेस डायगोनल ले आएगा, टॉप वाला आज क्या मानो में बॉडी डायगोनल, इन टर्म्स इनके हमेशा यूज। अब ध्यान दे इधर ओ बेटे, अब मैं वापस आता हूं, पहली बात जो मैंने यहां दिखाई ना, तो पहला पॉइंट जो आप नोट करेंगे, बॉडी डायगोनल का बराबर नोट करो बेटे, तो पहला जो आएगा यहां पॉइंट नंबर 1, बॉडी डायगोनल बराबर गुण में 4r, थी बात ध्यान ओ बरा जरा बेटी यहां ध्यान देना ओ बेटी। पॉइंट नंबर 2 जो मैं लिखने जा रहा हूं, इसको जरा गौर से देखना, तो मैं जो मेरा है ना सामने जिस पर मैं लिख रहा हूं, ये रूम को हम मान के चलेंगे क्यूब, इसका ये बनाते फेस है, इसका ये बनाते फेस है, तो समझ में बार उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हो, बोल भाई शाबाश, इसी फेस के उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक डिस्टेंस, बात तो कर ऐज नहीं करना। अब सुन, उस कॉर्नर से डिस्टेंस, इस कॉर्नर से डिस्टेंस, एक ही फेस की बात करूं वहां तक, हाँ उस कॉर्नर से ऐसे, बॉडी डायगोनल होता है दो अपोजिट फेस के, ये कौन सा है फिर, अच्छा क्लियर, वहां मुझे एक बात जरा सुनना, एक तो ये एज, दूसरा वो एज, और बी फेस डायगोनल, तरह वारिश राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं बेटे, सुई बना भी इससे वार उस क्या उस काट का दरमियान में राइट एंगल ट्रायंगल, तब उस बार एक यहां से लेकर यहां तक, वहां से लेकर यहां तक, इस गुर में एज लेंगे ए, ओ छागिन की आज बात कुछ स्ट्रेट बोन एट एन एंगल ऑफ 90, ये क्या कर रहा, ये ए की फेस की बात हो रही, इस गुर में बी क्या एज लेंगे ए, जिस पर ये से करें ना पान में कनेक्ट की स्पीड, तो ये कुछ ये और बात तो करो
इको फेज डायग्राम इको पॉइंट नंबर 2 बना लो। और समझ आया? समझ आया बेटी? ओके, तलाकुर में सीधे सीधे हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तलाकुर में चूज ना हाइपोटेनस फेज डायग्राम, तो ये एफ डी स्क्वायर है, इसने ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे क्यों किए? तो यहां से सीधे समझ आता है फेज डायग्राम का स्क्वायर is equal a square plus a square, that is equal to twice a square। so मैं फेज डायग्राम का बराबर वो आएगा ना इसका रूट, वो बनेगा रूट 2a का स्क्वायर, मगर a स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो a हो जाएगा, तो ये बनेगा बेटे रूट 2a। देख लो और ठीक है में ये बनेगा रूट 2a। हाँ तो एक और में ध्यान हो बेटे। अब देखिए इधर बेटे, तेरा तेरा ब्याह लाइन है चू ओए बड़े घबरा, देखिए इधर। और एक नेक्स्ट पॉइंट जरा सुन, ध्यान दे इधर, ओ घबरा जरा इधर, इसको सुनना पहले एक बार रिकॉग्नाइज करो। ओ घबरा, वो जो कॉर्नर है ना टॉप वाला, उस डब्बे के ऊपर कॉर्नर, उस कॉर्नर को मैं अगर नीचे वहां इस फेस के नीचे उस कॉर्नर से जोड़ू तो ये क्या वार है इस बॉडी का तेज बार, उसी कॉर्नर से मैं उस कॉर्नर से, अब दूसरा देखना, उस कॉर्नर से इस डब्बे के ऊपर जो कॉर्नर है मैं सीधे टॉप फेस पर स्ट्रेट जाऊं वहां उस अपोज कॉर्नर तक। वाह, तरा फेस डायगोनल ये बोन वाज कित पडन ये क्या एज, तरा फेस डायगोनल एजेस के पानो एंगल 90 वो क्लियर छा गो फेज डायग्राम ते एज बनान पानो 90 पची अद बनान हाइपोटेनस कुछ बॉडी डायग्राम और बनना चाहिए की तिल बने ना बैक डायग्राम, उनके बैक डायग्राम पे क्या बने। सो वन पॉइंट नंबर 3 सही बात है। तो यहां नेक्स्ट बन सकता है और एक नहीं बेटे क्या पूछ मार गुब्रा आखचुकुर में फेज डायग्राम, आखचुकुर में फेज डायग्राम, ब्याशकुर में क्या एज जिम से पानो एट एंगल ऑफ 90 ये पर ये पड़ता है डिस्टेंस जी क्या है अच्छा ओ ये समझ आया? यस सर। चलो मैं अगर ये समझ आपको आया तो चलो अगेन बॉडी डायग्राम का स्क्वायर विल बी इक्वल a स्क्वायर प्लस fd का स्क्वायर गो तलागुर में तेल तो इससे फिर की बॉडी डायग्राम से बराबर शाबाश का स्क्वायर जो होगा दैट विल बी इक्वल शाबाश a स्क्वायर प्लस fd का स्क्वायर ये गोर में बराबर a स्क्वायर प्लस रूट 2a का स्क्वायर सुना 2 a स्क्वायर हाँ तो ये हुआ 3a स्क्वायर ठीक है। इसका मतलब आपका जो बॉडी होगा वो होगा इक्वल पता रूट 3 इंटू हुआ बेटे शाबाश a। फिर तो ध्यान और क्लियर से करो दे बेटे। मैं अगेन वापस जो पॉइंट नंबर 4 में लिखने जा रहा हूं दे बेटे, पॉइंट नंबर 4 में लिखने जा रहा हूं इसको ध्यान दे बेटे। मैं अब जानता हूं ना बॉडी डायग्राम का बराबर बॉडी कत बराबर हाथ था 4r सही के बोलते भाई बॉडी किसके रात 4r। मैं असल में इस वाले केस में रेडियस निकालने जा रहा हूं तरफ 4r से बराबर रूट 3a एज निकला और देता तो चलो ना r बराबर रूट 3a/4 हो गया। तो फिर मैं लिखूं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहां लिखने जा रहा हूं तो फिर यहां से फॉलो होता है नेक्स्ट पॉइंट वो मैं यहां लिखने जा रहा हूं कि 4r इज इक्वल रूट 3a तो रेडियस ऑफ एटम जो होगा वो होगा रूट 3 इंटू a डिवाइड बाई 4 देख ले बेटी और समझ रहे बेटी ओके बेटी। तो r का रेडियस ऑफ एटम हमने कैलकुलेट किया दैट इज रूट 3a/4 ठीक बेटी। नेक्स्ट जो हम इसमें कैलकुलेट करने जा रहे हैं दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन है ना बेटी। चलो आप पैकिंग फ्रैक्शन से पहले एक पॉइंट और बताओ चलो आपके ही गुण में z इफेक्टिव चलो z इफेक्टिव का दी चलो यू सी एक्स्ट्रा यूनिट सेल बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल आज कटन पार्टिकल्स कॉर्नर पर और बॉडी सेंटर वाला कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1 और जो कॉर्नर वाले 1/8 तो 8 कॉर्नर्स है हुआ 8 इंटू 1/8 प्लस 1 तो इसलिए इसका z इफेक्टिव बना बेटे 8 इंटू 1/8 और प्लस 1 वो वैल्यू आया 2 ठीक है। में z इफेक्टिव पहले लिखें ओके फिर से गोबर बात ध्यान तो बेटी चलो मैं इसका पैकिंग फ्रैक्शन
चलो अपनी पैकिंग फ्रैक्शन क्या लिख भैया, जरा पहले बताओ फॉर्मूला क्या लिखूं? 2 इंटू शाबाश 2 इंटू क्या 4/3 पाई आर क्यूब है कि बेटी? तो बनेगा 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय क्या आएगा बेटी शाबाश? वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल दैट इज ए क्यूब, क्योंकि क्यूबिक है ना, क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा ए क्यूब। और क्लियर है बेटे? जरा दी बेटी, हम ये पैकिंग फ्रैक्शन निकालने जा रहे हैं। दे बेटी, ये हुआ 8 टाइम्स, ये हुआ 8 पाई और आर क्यूब डिवाइड बाय आया 3। अब दी बेटी तला गुरु में सोचिए ए के बराबर 4r बराबर √3a, देख लो ओपन, तो ये ना शाबाश 4r बाय √3 गो h बराबर गुरु में शाबाश ये गो 4r बाय √3। अच्छा ना गुरु में क्यूब करूं, ऊपर हमने लिखा है, आप देखो बेटी चलो मैं वापस सी का बराबर को, ये हुआ इक्वल आर क्यूब तो कैंसिल हुआ, ऊपर बचा 8 पाई और नीचे आया बेटी, देख बेटी नीचे आया 3 तो बाहर ही है, इस 4 का क्यूब 64 है बेटी, और नीचे 3 है, हाँ वो हुआ 3√3 3 बारी √3 वो ना √3 को 3 फिर बनेगा 3√3 और समझ रहा है? तो टर्म नीचे बना बेटे, ये बना आपका, ये बना 3 इंटू आया 64 और डिवाइड बाय आया 3√3। सो कैसे 3√3 हो उल्ट पुल्टा ओके 3√3 है सको मैं पर हो बेटे, तो अगर मैं 3 3 का कैंसिल हो गया, तो यहां ऊपर बचा आपको, फिर यहां मैं लिख रहा हूं ओके, यहां मैं लिख रहा हूं पैकिंग फ्रैक्शन आपका बना ओके बेटी √3 और इसके बाहर रहा पाई डिवाइड बाय, पता हाँ जरा मुझे बताओ 8 क्या हो 64, तो नीचे आएगा ना 8, तो √3 पाई बाय 8 और समझ बेटी √3 पाई बाय 8, तो √3 वैल्यू क्या बराबर 1.732, पाई का वैल्यू 3.1, पाई छुआ कि लिखना √3 कैसे बराबर 1.732, पाई शासन 3.14 डिवाइड बाय करिए 8, आप घर में इसको मल्टीप्लाई करो पहले, फिर डिवाइड बाय 8 करो, आपको मिलेगा 0.68 होता मिल हाफ तक। तो पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू आपको मिलेगा बेटे 0.68। और ठीक है बड़ा तेरा चेक करो पैकिंग फ्रैक्शन, तेरा पैकिंग एफिशिएंसी कितना को वो ना 68%। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे एक बात बताओ, एक बात बोल के बताना। अच्छा ठीक है मैं यहां बोलता हूं, ठीक है बेटे पहले मैंने लिखा, ध्यान दे इधर सुन, मैं लिखूं यहां, नहीं बेटे मैं लिखूं यहां पैकिंग एफिशिएंसी पहले हुआ 68%, 68 into 100। जरा मैं एक सवाल पूछूं, मुझे बता इसमें परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस कितना है? 32 ना। अब ये मत बोलना क्योंकि परसेंट अगर 68 इसका पैकिंग है, पैकिंग इसका कितना है 68%, तो जो बचा हुआ है वो क्या है वैकेंट स्पेस। तो अगर उसने, मैं वो नहीं लिखा रहा हूं, अगर बोलेंगे मैं लिखाऊंगा, अगर आपसे वो पूछे आप परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस कितना है, कितना हुआ 100 - 68, वो हुआ 32%। अच्छा अगर उसने बोला रेशो ऑफ वैकेंट स्पेस एंड स्पेस ऑक्यूपाइड 32/68, अब ये अंडरस्टूड है भाई, ये अब ये नहीं ना 32 कर पाओगे कि लिखाऊं यहां? नहीं बेटा जरा इसका डेंसिटी लिखो, फिर देख भाई नेक्स्ट हो गया इसका डेंसिटी। डेंसिटी हम लिखेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके बता डेंसिटी का वैल्यू और इशा पाई 1 इधर बड़ा तो आज लिखिए डेंसिटी पर एमएल, डेंसिटी सीखा को सही वो डेंसिटी पर शाबाश ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आख एमएल को आख सेंटीमीटर क्यूब पांच भाई, आख एमएल कुदा को हां एमएल चलो सेंटीमीटर क्यूब को एमएल। ध्यान रखते बेटे तलब नहीं कर रहा हाँ Z इफेक्टिव इंटू ए, और ये Z इफेक्टिव इंटू ए, Z इफेक्टिव कितना 2, तो हुआ 2 इंटू शाबाश ए को क्या मल्टीप्लाई करोगे 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ये क्या डिवाइड में क्या है ए क्यूब, मगर बता बी बनी था ए ची यथ मत सब कर इन सेंटीमीटर मस और एस हमेश दिस या पिकोमीटर ना थे मोस्ट कॉमनली, अगर सेंटीमीटर में दिया है आपके लिए अच्छी बात है। ओ क्लियर है ओके बेटी
इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट ऊपर हो गए बेटे, नेक्स्ट टॉपिक जोड़िए ऊपर बेटे, फेस सेंटर्ड, नेक्स्ट टॉपिक जोड़िए बेटे, फेस सेंटर्ड क्यूबिकलेट्स, फेस सेंटर्ड क्यूबिकलेट्स, फेस सेंटर्ड क्यूबिकलेट्स, ओके, फेस सेंटर्ड क्यूबिकलेट्स, ध्यान दे बेटे, फेस सेंटर्ड क्यूबिकलेट्स। ओके ब्रो, इधर सुन, ओ बेटे, पहले फेस सेंटर्ड क्यूबिकलेट्स की इधर स्लैश करके लिखिए। अच्छे को मैं इसको शॉर्ट में बोलते हैं एफसीसी, क्या बोलते हैं? एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, या इसको कहीं कहीं एनसीईआरटी में लिखा है सीसीपी, क्या लिखा है? सीसीपी, क्यूबिक क्लोज बेस। सीसीपी एंड एफसीसी स्टैंड्स फॉर वन थिंग, ये बात याद रखें। सीसीपी लिखा हो एनसीईआरटी में या एफसीसी लिखा हो, इसका मतलब एक ही होता है। तो आपने ऊपर टॉपिक क्या लिखा? फेस सेंटर्ड क्यूबिकलेट्स। आप इसको स्लैश करके ऐसे लिखो बेटे, एफसीसी, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिकलेट्स, या लिखिए इसको स्लैश करके, इसको क्या बोलते हैं? सीसीपी। ये एक ही टॉपिक है, वहां एफसीसी लेट्स लिखा है या सीसीपी लेट्स लिखा है, इसका बेटे मतलब एक ही बनता है। ठीक है में देख लो बेटी, इधर ध्यान दे, घबरा, ध्यान देने वाली बात है। देखिए इधर, इसमें फेस सेंटर्ड क्यूबिकलेट्स जो है ना बेटी, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एक तो वो कॉर्नर पर होते हैं और दूसरा शाबाश हर फेस के सेंटर पर। इसको जरा देखना ओ बेटी, एक तो ये रूम हमारा क्यूब 8 कॉर्नर ऑक्यूपाइड है, इस फेस के सेंटर पर, यहां ये मैंने दिखाया इस तरह, इस फेस के सेंटर पर, इस फेस के सेंटर पर, इस फेस के सेंटर पर, टोटल फेस कितने? 6 है ना। मैंने अभी कहा कितने रखे? 4। अब देखना ओ बेटे, तो ये फेस, इन फेस सेंटर ही ऑलमोस्ट किए दिन, क्या ये एटम इसके साथ टच में है? क्या ये, अच्छा क्या ये बीच में है? फेस के सेंटर पर है। ये एटम कहाँ है? ये वाला पीछे वाले एटम के, और समझ बेटे, ये जो जरा सुन, हाँ, ये जो ध्यान दे बेटे, जैसे यहां देख मैंने किसको रिप्रेजेंट किया, ओ घबरा, ओ बेटे इधर देख, मैंने किसको रिप्रेजेंट किया? एक यहां 8 कॉर्नर पर, इस रूम के 8 कॉर्नर पर 8 पार्टिकल्स, और इस फेस के यहां सेंटर पर एटम। ठीक बेटे, इस बॉटम वाले फेस के सेंटर पर, इस टॉप वाले फेस के सेंटर पर, वहां उस फेस के सेंटर पर, उस फेस के सेंटर पर, इस फेस के सेंटर पर, क्योंकि यहां 4 फेस अपरेंट है इजीली, टॉप वाला, बॉटम वाला, लेफ्ट और राइट। जो पीछे है ना, ये वाला एटम पीछे वाले फेस के सेंटर पर है, और ये वाला जो एटम है ये आपके फ्रंट वाले फेस के सेंटर पर है। इसमें बॉडी सेंटर पर कोई एटम, और ये क्लियर है? नहीं बेटी, पहले ये इसके नीचे मैं लिख रहा हूं एफसीसी यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक बेटी, ये है, पहले ये डायग्राम बनाए बेटी। ध्यान, ओ बेटे, इसमें अगेन ओ घबरा, ओ बेटे, इसमें अगेन पहले अगर देखा जाए तो इधर हो घबरा, इस टॉपिक में भी एक ही लाइन याद करनी है। हो घबरा, इधर सुन, पहले दूसरे वाले टॉपिक में भी एक ही करनी थी, इधर सुन, इस टॉपिक में भी एक ही करनी है, वो ये वाली कि इन एफसीसी लेट्स, इन एफसीसी, यहां मैं कहूं इन एफसीसी यूनिट सेल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट अलोंग फेस डायगोनल, अलोंग, समझ ले बेटे, मुझे मैं एक बार या बुझ बार, ये और ये कांटेक्ट में नहीं है, बल्कि इनमें दरमियान गैप, मगर इनके सेंटर पर, इनके सेंटर से डिस्टेंस s1 एज लेंथ थी। यहां ये वाला एटम और ये वाला एटम, यानी इस डायरेक्शन में ये टच में है, इस डायरेक्शन में ये टच में, कन्वेंशन टच में किया। जैसे यहां जो एटम है ना, यहां इस फेस पर, मान लो ये फेस है, ये वाला एटम उस कॉर्नर के साथ टच में है और वहां उस कॉर्नर के साथ टच में है, मगर इस पेटम कॉर्नर तो हाफ कॉर्नर तो पावन टचस में इथे पर याक एटम है, शो बिन मिस कॉर्नर कंटेक्ट में, समझे बेटे, और यहां उस कॉर्नर के साथ है, यहां इसलिए वो वाला जो है कॉर्नर एटम वो इसके साथ टच में है और वहां उसके साथ टच में है, यानी यहां जो है ना एक लाइन करके बाद में कैलकुलेशन है। तो अगेन जो पहली लाइन है वो ये है, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट अलोंग फेस डायगोनल। नोट करो बेटी, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल,
in face centered cubic unit cell the constituent particles are in direct contact. In face centered cubic unit cell the constituent particles are in direct contact along phase diagonal. Along phase diagonal. ठीक है बोला? अब दोबारा नहीं बताऊंगा। तो अगर मैं इन phase diagonal in terms of edge length का तो बराबर phase diagonal in terms of, बात तो करो। हाँ बेटे, रूट टू अभी निकालो ना, दोबारा निकालूं, दोबारा सुनो इधर, ओ इधर सुनो बेटे, ओ बेटा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो जरा इधर देखो, ओ बेटे, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस a, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस a, ये पड़ता है इसमें की टर्म, यह कैसे बनते हैं ना फेज डायगोनल प्लानिंग। चलो तो मैं fd से ना कोई बराबर शाबाश, इसने fd का स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जैसे मैंने निकाला है, तो वो अभी इससे पहले हमने लिखा फेज डायगोनल का तो बराबर रूट टू a, सुई क्यों बस हमेशा एक बराबर। तो इसलिए मैं पहला पॉइंट जो यहां लिखने जा रहा हूं, पहला पॉइंट जो मैं लिखने जा रहा हूं यहां, जहां फेज डायगोनल जो है ना वो है इक्वल शाबाश रूट टू a, और साथ ही और एक लिख सकते हैं, साथ ही और एक बात लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपने कहा कि यहां एटम्स आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट अलोंग फेज डायगोनल। तो मैं अच्छा ये एटम तो ये एटम पावर टचेस मस वो एन की सेंटर पे, एन की सेंटर से कितना डिस्टेंस 2r, कितना ये एटम की सेंटर पे ये था कितना डिस्टेंस 2r, वो कोता को 4r और गोगिन की तो अच्छा ना मैं सिंपली फेज डायगोनल नेक्स्ट बनते हैं फेज डायगोनल इज आल्सो इक्वल शाबाश बता 4r, ये केस में और समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है बोल भाई। चल ना 4r से बराबर रूट टू a, वो अगर ऐसे यस मुझ करन एटॉमिक रेडियस देखो 4r इक्वल रूट टू a, r को सिंपली रूट टू a बाय 4, वो नेक्स्ट पॉइंट बनते हैं गोबरा, नेक्स्ट पॉइंट बनते हैं 4r इज इक्वल शाबाश वो हुआ रूट टू a, ठीक है रूट टू a, और यहां से फॉलो होगा बेटे r का वैल्यू जो होगा वो होगा रूट टू a बाय 4, सिंपल बात है, ठीक है बेटे तो क्लियर था ओके बेटे। तलक में ठीक बेटे, अब हमें पता है यहाँ ये चक्कर, तलक में आज करी पैकिंग फ्रैक्शन, तलक करी पाने पैकिंग फ्रैक्शन, तो लिखिए आज क्या पैकिंग फ्रैक्शन का बराबर नहीं देते, जरा निकाले इसका पैकिंग फ्रैक्शन। तो मैं क्या लिख पे इतना बोर्ड पे, अच्छा पहले लिखूं इसका ज़ारिफेटिव, तो मैं इसका बराबर नहीं ज़ारिफेटिव 4 ना, ठीक है। अच्छा मैं पहले वही लिख देता हूं, और बेटे इधर सुन, ज़ारिफेटिव को ये बराबर कॉर्नर पर है 8 पार्टिकल्स को 8 into 1/8, मतलब फेस सेंटर पर 6, मगर ईच फेस सेंटर पार्टिकल कंट्रीब्यूट्स 1/2, तो हुआ बेटे शाबाश ये हुआ 6 into 1/2, तो ये हुआ 3, ये हुआ 1 plus 3 दैट इक्वल शाबाश 4। अब अगर मुझे इसका लिखना है पैकिंग फ्रैक्शन, तो मैं जानता हूं पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल वो हुआ z इफेक्टिव 4 into 4/3 बता 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाय हुआ a क्यूब। तो अगर मैं वार पैकिंग फ्रैक्शन को बराबर दे सुगो शाबाश 16 पाई r क्यूब डिवाइड बाय 3 into a का बराबर 4r इज इक्वल रूट टू a, सुगो ना 4r बाय रूट 2, और समझ रहे बेटे ऊपर लिखा, तो ये हुआ 4r बाय रूट 2 का क्यूब, तो ये बन गया भाई, ये हुआ शाबाश 4 का क्यूब, सुगो 4 into 4 into 4 64, r क्यूब हर कहीं 1 कर सुगो कैंसिल 1 कर में रूट 2 3 बारी सुगो 2 रूट 2, और समझ रहे बेटे, और यहाँ आपके पास 3 है, जरा देखिए ये कितना बनेगा, ये बनेगा शाबाश ये हुआ 16 into 2 रूट 2 ऊपर जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, और ऊपर रहा बेटे पाई r क्यूब को कैंसिल 1 का रोज में शाबाश 3 into 64, देख लो बेटे 3 into 64, और समझ रहे बेटे 16 into 2 हुआ 32 शाबाश, 64 को 32 से डिवाइड करेंगे दैट इज 2 into 3 हुआ 6, ऊपर बचेगा रूट 2 पाई और नीचे आएगा 6, तो ये सारा वैल्यू बनेगा, और बेटे यहां सारा वैल्यू बनेगा, मैं ऊपर जा रहा हूं वापस, पैकिंग फ्रैक्शन आपका आएगा रूट 2 पाई बाय 6, रूट 2 पाई बाय 6, ओ बेटी इधर सुन, रूट 2 का वैल्यू 1.4 और 4 पांच हुआ, रूट 2 का वैल्यू ये बेटा आप बोलेंगे सर हम रूट निकालेंगे बेन, ओ ये बात है
सॉलिड स्टेट कवर अप करने खतर लाजमी √3 से याद 1.732 √2 1.44 यम सारे को ज्यादा रिपीटेड इधर सुन 1.44 √2 हुआ 1.44 पाई का वैल्यू हुआ 3.14 डिवाइड में करेंगे 6 आपको ये वैल्यू मिलेगा 0.74 चलो अगर मैं पैकिंग एफिशिएंसी कत बरा दे 74% परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस (26) तो ये हुआ इसका पैकिंग एफिशिएंसी वो हुआ इसका 74% परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस हुआ 26% और है कि नहीं अगर उसने बोला आपको रेशो निकाले परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस और ऑक्यूपाइड स्पेस का 26/, सिंपल है ओके बेटे नेक्स्ट देख लो वो बेटे जरा इसका डेंसिटी बताओ क्या लिखूं इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 4 into atomic mass A into हुआ बेटे शाबाश 1.66 into हुआ बेटे 1.66 056 10⁻⁻24 और डिवाइड में होगा बेटे शाबाश A क्यूब अगेन ये ध्यान में रखेंगे यहाँ A आपको लेना है इन सेंटीमीटर और वहां A दिया होगा इन पिकोमीटर और दिया होगा इन शाबाश एंगस्ट्रॉम और ठीक है मैं 10 मिनट का ब्रेक लेंगे फिर नेक्स्ट टॉक पढ़िए